आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक को जिस जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आयनिक सॉलिड में काफी बार पूछा गया है और वो है बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर चक्कर। देखो, बॉर्न हेबर चक्कर क्या है? ये एक ऐसा साइकिल है जो अनेक प्रकार की एनर्जी है इसको आपस में कोरिलेट करता है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे डिसोसिएशन एनर्जी, जैसे लेटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इन सबको आपस में क्या करता है? कोरिलेट करता है। ठीक है, ऐसा एक नियम में एक साइकिल है। पहले हेडिंग डालो, बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर चक्कर खेलो, बॉर्न हेबर साइकिल खेलो, एक ही बात है। बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर चक्कर खेलो, बॉर्न हेबर साइकिल खेलो। देखो, बॉर्न हेबर साइकिल है वो क्या करता है? बॉर्न हेबर साइकिल को रिलेट करता है। बॉर्न हेबर साइकिल को रिलेट करता है किसको किससे? बॉर्न हेबर साइकिल किसको को रिलेट करता है? बहुत सारी एनर्जी हैं उनको को रिलेट करता है। तो अपन क्या बोलेंगे? बॉर्न हेबर चक्कर, बॉर्न हेबर चक्कर, बॉर्न हेबर चक्कर। आयनिक यौगिक के, आयनिक यौगिकों की ऊर्जाओं को कोरिलेट करता है। बॉर्न हेबर चक्कर आयनिक यौगिकों की ऊर्जाओं को कोरिलेट करता है। अब वो आयनिक ऊर्जाएं कौन सी हैं? दैट इज, कौन कौन सी ऊर्जा है? जैसे अपन कह सकते हैं, जैसे आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, जालक ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा आदि। इनके बीच में संबंध देता है वियोजन ऊर्जा आदि। कैसे होता है? पहले उस चक्कर की बात अपन कर लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास सोडियम है, Na है, सोडियम है, अपने को पता है सॉलिड होता है इसकी फिजिकल स्टेट रूम टेम्परेचर पर। और यहां पर एक क्लोरीन का एटम है, हाफ Cl2, ये इसकी गैसियस फॉर्म है। सोडियम सॉलिड होता है और क्लोरीन कैसा होता है? गैस। यहां से क्यों हीट रिलीज होती है? क्यों हीट रिलीज होने का मतलब क्या है? यहां से कोई ना कुछ अमाउंट में एनर्जी क्या होती है? रिलीज। और वो टोटल एनर्जी है। अभी क्यू का आप कुछ मत समझो, ये एनर्जी है, रिएक्शन एनर्जी मान लो इसको, रिएक्शन एनर्जी है ना। और ये आपस में मिलकर क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा, NaCl। अब एक बात ध्यान रखो कि NaCl बनता है लेकिन उसका पाथ अलग भी हो सकता है। हेंस ने क्या कहा था? हेंस से एक अच्छे साइंटिस्ट हुए थर्मोडाइनमिक्स में, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है। हेंस ने क्या कहा है कि टोटल जो रिएक्शन है, टोटल जो एनर्जी है, देखो इसको मैं समझाऊं। हेंस ने ये कहा था कि टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे प्रोडक्ट तक पहुंचने का आपका पथ कोई सा ही हो, टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जैसे मान लो आप ए से बी तक पहुंच रहे हो
तो आप ऐसे पहुंचो, चाहे सी से जाकर डी के जाकर बाद में बी में आओ या ई में जाकर बी में आओ, आपका पाथ कोई सा ही हो, एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी। कारण क्या है? क्योंकि एनर्जी होती है वो एक स्टेट फंक्शन है, एक अवस्था फलन है। एनर्जी कैसा है? एक स्टेट फंक्शन है, एक अवस्था फलन है, जो सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। जो सिस्टम की क्या करता है? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर वो निर्भर करता है। उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन स्टेट फंक्शन बोलेंगे, जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। बात समझ में आती है? इस वजह से एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, केवल स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ चाहे कोई सा ही हो। सेम बात यहां पर भी बॉर्न हेबर ने बताई या अप्लाई की। कौन सी? देखो बात करते हैं अभी। जैसे मान लो अपने पास में Na है, इसको मेरे को क्या करना है? सॉलिड है और इस सॉलिड को गैसियस स्टेट में लाना है। सॉलिड को कौन सी स्टेट में लाना है? गैसियस स्टेट में। और अपने को पता है जब सॉलिड को डायरेक्ट गैसियस स्टेट में लाया जाता है तो सब्लिमेशन एनर्जी दी जाती है। कौन सी एनर्जी? सब्लिमेशन, आसवन, सब्लिमेशन दी जाती है, इसका मतलब प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब यहां पर क्लोरीन है, Na है, तो यहां पर क्लोरीन को एटॉमिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। और एटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए मैं इसमें बॉन्ड तोड़ूंगा और तोड़ने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी की जरूरत है। लेकिन ये मॉलिक्यूल चूंकि एक पूरा नहीं है, आधा मॉलिक्यूल है, तो डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी? D2, आधी देनी पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप मेरे पास Cl गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? चूंकि अभी Na और Cl उदासीन है, जब इनमें बॉन्ड बनते हैं तो आयनों के मध्य बॉन्ड बनेंगे, एक प्लस बनेगा और एक माइनस बनेगा। अपन इस बात को जानते हैं कि जो मेटल होती है वो धनावेश धारण करने की उनकी क्षमता होती है। इस वजह से सोडियम प्लस में कन्वर्ट होगा और नॉन मेटल पे ऋणायन होता है तो Cl किस में कन्वर्ट होगा? माइनस में कन्वर्ट होगा। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर अगर मैं इस पे इसको किस में चेंज करूं? Na प्लस में। अब मुझे बताओ Na प्लस में चेंज करने के लिए मेरे को इससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कौन सी होती है? ये अपना पढ़ा हुआ है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन ऊर्जा होती है, आयनन विभव। क्लोरीन है, इस क्लोरीन को मेरे को Cl माइनस बनाना है, तभी इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेंगे। तो इसको मेरे को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन अपन देंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब मैं इन दोनों के बीच में आसानी से क्या करवा सकता हूं? बॉन्डिंग करवा सकता हूं। Na प्लस और Cl माइनस आसानी से बॉन्ड बना लेंगे, और क्या बना लेंगे? NaCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे? NaCl। इसके दौरान कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जिसको माइनस यू कहा जाता है, इसको बोलते हैं अपन लेटिस एनर्जी। अब कौन कौन सी एनर्जी क्या क्या है उसको अपन यहां लिख देते हैं। जैसे S का मतलब होता है सब्लिमेशन एनर्जी, S का मतलब होता है सब्लिमेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल। एस का मतलब सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। अगर मान लो मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। दूसरी बात, ये यू है, इसको अपन बोलते हैं लेटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा। यू है, इसको अपन क्या बोलते हैं? लेटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा। कॉपी करो। ये अपने पास में एक साइकिल है, इसको अपन बॉर्न हेबर साइकिल कहते हैं। अब इसकी जो एनर्जी है उसको अपन कैसे बता सकते हैं? देखो कि ये टोटल एनर्जी है माइनस क्यू, तो हेंस का नियमानुसार क्या है कि टोटल एनर्जी सेम रहेगी चाहे पाथ कोई सा भी हो। तो माइनस क्यू किसके बराबर होगी?
सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखो जो माइनस में उसको माइनस ही लिखो, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और माइनस लेटिस एनर्जी इसके बराबर होगी। अब यहाँ पर कोई सी भी एनर्जी की वैल्यू निकाली जा सकती है, बाकी वैल्यू अगर अपने को पता हो, अपने को बाकी वैल्यू की जानकारी हो तो। ये अपन ने बता दिया। अब थ्योरेटिकली 4-5 पॉइंट हैं जिसके आधार पर अपन बोर्न हेबर साइकिल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोर्न हेबर साइकिल को अपन बता सकते हैं। वो पॉइंट कौन से हैं देखो, उनके उन पॉइंटों को अपन डिस्कस करते हैं। बोर्न हेबर साइकिल को या बोर्न हेबर चक्कर को बोर्न हेबर चक्कर को निम्न बिंदुओं द्वारा बताया जा सकता है। बोर्न हेबर साइकिल। पहला बिंदु है अपने पास में सेपरेशन ऑफ सोडियम एटम, सेपरेशन ऑफ सोडियम एटम। सोडियम परमाणु का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सोडियम एटम। सोडियम परमाणु का सेपरेशन, सोडियम परमाणु का पृथक्करण। देखो अपने को ये पता है कि सोडियम एटम पृथक कैसे होगा, कि सोडियम एटम को सॉलिड से गैसीय स्टेट में लाएंगे, अपने को लाना हो तो अपन क्या देंगे, सोडियम उसको उसको अपन कुछ अमाउंट में एनर्जी देंगे, और वो कौन सी होगी, सब्लिमेशन एनर्जी। अब मेन मुद्दा ये है कि उस एनर्जी में अपने को एनर्जी टोटल कैलकुलेशन करनी है, तो अपने को ये पता होना चाहिए सब्लिमेशन कितनी थी, आयनाइजेशन पोटेंशियल कितनी थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी रिलीज हुई, लैटिस एनर्जी कितनी रिलीज हुई, डिसोसिएशन एनर्जी कितनी थी, तो अमाउंट का अपने को पता होना चाहिए ताकि एक डेफिनेट कैलकुलेशन अपन कर सके। तो सोडियम परमाणु का पृथक्करण, तो अपन क्या कह सकते हैं इसमें अपन ये कहेंगे कि धात्विक अवस्था में उपस्थित धात्विक अवस्था में उपस्थित धात्विक अवस्था में उपस्थित मेटेलिक कंडीशन में प्रेजेंट सोडियम को को गैसीय अवस्था में ले जाने के लिए, गैसीय अवस्था में ले जाने के लिए धात्विक अवस्था में उपस्थित सोडियम को गैसीय अवस्था में ले जाने के लिए 26 किलो कैलोरी पर मोल, 26 किलो कैलोरी पर मोल सब्लिमेशन आसवन ऊर्जा, सब्लिमेशन एनर्जी दी जाती है, सब्लिमेशन एनर्जी दी जाती है। ठीक है, जैसे सोडियम है अपने पास, सॉलिड स्टेट है, सोडियम है सॉलिड स्टेट, और यहां पर सब्लिमेशन एनर्जी वो कितनी दी जा रही है, 26 किलो कैलोरी इतनी दी जा रही है। तो सोडियम सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में। तो ये एनर्जी कैलकुलेट करनी है अपने को।
ठीक है। दूसरा, अब मैं भाषा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, सिर्फ बताऊंगा, आप लोग लैंग्वेज ऐड कर लेना चाहिए। जैसे ये लैंग्वेज लिखी है उसी तरह से मैं लिखूंगा। फर्स्ट तो ये हो गया अपने पास में। अब सेकंड अपन क्या बोलेंगे, सेकंड Na को किस में चेंज करेंगे, Na प्लस में, तो आयनाइजेशन एनर्जी देंगे। Na को किस में चेंज करेंगे, Na गैसीय स्टेट में जो है उसको Na प्लस में चेंज करने के लिए अपन आयनाइज इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। और यहाँ पर एनर्जी है वो लगभग 118 किलो कैलोरी पर मोल है, सारी एनर्जी पर मोल में ही है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा Na प्लस, और ये गैसीय स्टेट थर्ड। यहाँ सोडियम Na प्लस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अगर मान लो क्लोरीन है अपने पास में, हाफ Cl2 है ना, इसको अपन ने हाफ ही डिसोसिएशन एनर्जी दी, जिसकी वैल्यू है 28.9 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cl एटम में कन्वर्ट हो गया गैसियस फॉर्म में। अब ये जो Cl गैसियस फॉर्म वाला है, इसमें अपन ने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, तो ये नेगेटिव में चेंज हो गया, और उसके दौरान इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकल गई। निकली हुई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है 90.7, 90.7 किलो कैलोरी। कितनी है, 90.7 किलो कैलोरी। इसके साथ ही मैं कह सकता हूं कि मान लो पांचवा जो पद है अपने पास में, उसमें Na प्लस है वो गैसीय स्टेट का, और Cl माइनस भी क्या है, गैसीय स्टेट में। और क्या बनता है इससे, NaCl बनता है। क्या बनता है, NaCl बनता है। ठीक है। इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है U, वो 180.4 किलो कैलोरी पर मोल है, 180.4 किलो कैलोरी पर मोल। अब अपन क्या बोलेंगे, अतः कुल अतः टोटल या कुल हीट ऑफ रिएक्शन, टोटल हीट ऑफ रिएक्शन कितनी है, अभी अभिक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा परिवर्तन कितना हुआ है, वो क्या कहलाएगी, टोटल हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी, है ना। वो अपन कैसे देखेंगे, वो होती है -Q इज इक्वल टू S प्लस I प्लस D/2 माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लेटिस एनर्जी, यही है। तो अपने पास में सब्लिमेशन एनर्जी कितनी थी, 26, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी अपने पास में कितनी थी, 118 किलो कैलोरी पर मोल ही थी अपने पास में। और ये डिसोसिएशन एनर्जी ध्यान रखना, यहां पर इस केस में हाफ ही दी हुई है, वरना डिसोसिएशन एनर्जी अगर पूरे अणु के लिए दी जाती है तो उसकी वैल्यू आधी करते हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखना। यहां पर अपने पास में कितनी थी, यहाँ पर अपने पास में जो इक्वेशन थी उसमें भी 28.9 दे रखी है, तो अपन भी क्या कहेंगे, 28.9 है। कितनी है, 28.9। अब जो बाकी जो निकली है उसको 90.7 है, और लेटेस्ट एनर्जी अपने पास में U है, वो कितनी निकली है, 180.4। ये तो यहां पर अपने पास में -Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98.2। ये वैल्यू अपने पास में हो जाएगी Q की वैल्यू, है ना। -Q हो जाएगा ये, बस Q की वैल्यू ये हो जाएगी अपने पास में। कॉपी कर लो इसको। हो गया, आगे बढ़ते हैं अपन। ये अपने पास में बॉन्ड हेबर साइकिल हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है ना।
अब देखो इसके कई यूज भी हैं जो अपन देखेंगे कि बॉर्न हेबर्ट साइकिल को किस तरह से यूज किया जा सकता है, इसके उपयोग क्या हैं, अपन इससे कैसे कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। वो किसी चीज के लिए भी पूछ सकता है कोई भी। जैसे मान लो हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ बॉर्न हेबर्ट साइकिल, इसी को ले लेते हैं अपन। बॉर्न हेबर्ट साइकिल के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ बॉर्न हेबर्ट साइकिल। एप्लीकेशन ऑफ बॉर्न हेबर्ट साइकिल। बॉर्न हेबर्ट साइकिल के अनुप्रयोग। पहला इसका अनुप्रयोग है जालक ऊर्जा ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, जालक ऊर्जा ज्ञात करना, जालक ऊर्जा ज्ञात करना। जालक ऊर्जा ज्ञात करना। जालक ऊर्जा ज्ञात करना, जालक ऊर्जा को ज्ञात करने में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखो बात करते हैं किस तरह से। इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, इसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन हो अपने पास में, उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह, है ना, डिसोसिएशन एनर्जी, ये सारे अपन एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं। लेकिन दो चीजें, एक तो टोटल जो चेंज है वो, और एक लेटिस एनर्जी, ये आसानी से पता नहीं किया जा सकता। इसके लिए अपन बॉर्न हेबर्ट साइकिल का यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक दो बातें अपन ऐसे लिख लेते हैं। बॉर्न हेबर्ट साइकिल में प्रयुक्त होने वाले, बॉर्न हेबर्ट चक्कर में प्रयुक्त होने वाले जब बॉर्न हेबर्ट चक्कर में प्रयुक्त होने वाले, बॉर्न हेबर्ट चक्कर में प्रयुक्त होने वाले अधिकांश ऊर्जा परिवर्तनों, होने वाले अधिकांश ऊर्जा परिवर्तनों बॉर्न हेबर्ट चक्कर में प्रयुक्त होने वाले अधिकांश ऊर्जा परिवर्तनों, जैसे मान लो टोटल एनर्जी चेंज डेल्टा एच या क्यू भी कह सकते हैं, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन आदि का मान, आदि का मान बॉर्न हेबर्ट चक्कर में प्रयुक्त होने वाले अधिकांश ऊर्जा परिवर्तनों डेल्टा एच, एस आदि का मान आई एक्सपेरिमेंटली या प्रयोगों द्वारा पता किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटली पता किया जा सकता है। लेकिन जालक ऊर्जा यानी लेटिस एनर्जी एक तो लेटिस एनर्जी अपने पास में, और एक दूसरी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जालक ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान आसानी से ज्ञात नहीं किया जा सकता। बंधुता का मान आसानी से ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो वो जिस जो आसानी से ज्ञात नहीं किया जा सकता वो क्या कर सकते हैं अपन, बॉर्न हेबर्ट साइकिल से निकाल सकते हैं, है ना, कि अपने पास में ये माइनस यू, ये लेटिस एनर्जी है, ठीक है। इसके लिए अपन क्या बोलेंगे, अब भाई अपने पास में था क्या, जो सिस्टम जो था, सारी वैल्यू रख देंगे, यहां पर अपन सारी वैल्यू रख देंगे, जो बच गई वो वैल्यू अपने पास में किस फॉर्म में आ जाएगी, कि मान लो टोटल एनर्जी चेंज माइनस क्यू की जगह मैं डेल्टा एच ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच थी क्या अपने पास में, टोटल एनर्जी चेंज डेल्टा एच है। डेल्टा एच क्या थी अपने पास में, डेल्टा एच थी अपने पास में सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस, प्लस नहीं है, माइनस, माइनस क्या थी, सॉरी, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस है भाई, प्लस डिसोसिएशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लेटिस एनर्जी। तो अब मेरे को लेटिस एनर्जी अगर निकालना हो, है ना, तो ये इधर लिखा, बाकी माइनस यू को ले लो आप एक साइड में, बाकी को उधर ले जाओ, तो क्या हो गया, सब्लिमेशन माइनस हो गया, आई माइनस हो गया, d/2 माइनस हो गया, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया, प्लस। तो ये इस मेथड से मैं निकाल सकता हूं बाकी की वैल्यू अगर अपने को पता हो तो। इसी तरह से लेटिस एनर्जी जैसे पता की है, उसी तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता को भी अपन बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दूसरा इसका यूज हो गया इलेक्ट्रॉन बंधुता याद करना। दूसरा अपन क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता याद करना, क्योंकि ये दोनों ही टेडियस है पता करना सिंपल वे में, तो बॉर्न हेबर्ट साइकिल की सहायता से इलेक्ट्रॉन बंधुता को भी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसमें क्या हो जाएगा, आप नॉर्मल डेल्टा एच वाली बात ही अप्लाई करो आप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को एक साइड में रख दो, बाकी वैल्यू को दूसरी साइड में ले जाओ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो यहाँ पर लिख देंगे भाई, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कि बॉर्न हेबर्ट साइकिल की सहायता से, बॉर्न हेबर चक्कर की सहायता से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब ध्यान रखना यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल के रूप में कोई भी क्वेश्चन दे सकता है अगला, लेकिन देगा तो वहां डिसोसिएशन, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेटिस एनर्जी वगैरह का वैल्यू देगा, वैल्यू देगा तो आपको जोड़ तोड़ ही करना है और कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू देगा, एक वैल्यू पूछेगा तो अपन आसानी से कर सकेंगे, है ना। एक इसमें बहुत बढ़िया यूज है इसका, देखो क्या है, थर्ड में कह सकता हूं क्या यूज है, वो यूज देखेंगे अपन। इसका थर्ड जो यूज है वो है आयनिक यौगिकों के अस्तित्व एवं स्थायित्व का पूर्व अनुमान। आयनिक यौगिकों के अस्तित्व तथा स्थायित्व का पूर्व अनुमान, आयनिक यौगिकों के, आयनिक यौगिकों के अस्तित्व तथा स्थायित्व का पूर्व अनुमान। आयनिक यौगिकों के अस्तित्व एवं स्थायित्व का पूर्व अनुमान किस तरह से, हेडिंग डालो आप। देखो यहां बॉर्न हेबर्ट साइकिल से दो बातें क्लियर हो सकती है ना, पहले इनको समझो, इनके स्टेटमेंट को अपन समझेंगे, उसके बाद में बाकी बात करेंगे। कि डेल्टा एच अपने पास में टोटल जो एनर्जी चेंज है, टोटल एनर्जी चेंज, टोटल जो एनर्जी चेंज है उसके लिए अपन क्या बोलेंगे कि टोटल एनर्जी चेंज है वो कितना होगा, टोटल एनर्जी चेंज डेल्टा एच है। अपन जब पूरी कैलकुलेशन करेंगे सारी जो एनर्जी की टर्म्स है उनकी वैल्यू रखकर, तो दो कंडीशन अपन फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं, या तो डेल्टा एच की वैल्यू अपने को नेगेटिव मिलेगी या डेल्टा एच की वैल्यू अपने को पॉजिटिव मिलेगी। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव मिलने का मतलब सिस्टम से हीट का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, और डेल्टा एच पॉजिटिव होने का मतलब सिस्टम हीट क्या करता है, अवशोषित करता है। सिस्टम का मतलब जो भी अभिक्रिया हो रही है, तो दो कंडीशन हो गई, या तो उत्सर्जन होगा या क्या होगा, अवशोषण। आगे बात कर लेते हैं।
अगर मान लो मेरे पास में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव है, डेल्टा एच उत्सर्जन या अवशोषण कुछ भी हो सकता है, वहां पर अपन क्या देख सकते हैं, वहां पर अपन दो चीजें देख सकेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव उत्सर्जन और अवशोषण के साथ। पहली बात कि एक बात देखो कि डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब है सिस्टम को एनर्जी दी जानी चाहिए, है ना, और सिस्टम एनर्जी लेकर क्या होता है, अस्थायी। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि जहां पर डेल्टा एच की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलती है, इसका मतलब सिस्टम को एनर्जी देंगे और एनर्जी देने से सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है जिनमें एनर्जी को देना पड़ रहा है वो अस्थायी होती है, तो उनके होने की संभावना भी क्या होती है, कम होती है। तो अपन क्या बोलेंगे, जहां पर डेल्टा एच का मान, डेल्टा एच का मान धनात्मक होगा, जहां पर डेल्टा एच का मान धनात्मक होगा, वे अभिक्रियाएं, जहां पर डेल्टा एच का मान धनात्मक होगा, वे अभिक्रियाएं या उन अभिक्रियाओं को, ये लिख लो, उन अभिक्रियाओं को ऊर्जा दी जानी होती है, जिसके कारण, जिसके कारण वे अस्थायी होती है, जिसके कारण वे अस्थायी होती है। ठीक है। दूसरी बात, जहां पर डेल्टा एच का मान धनात्मक होगा उन अभिक्रियाओं को ऊर्जा दी जाती जानी होती है, जिसके कारण वे अस्थायी होती हैं। दूसरी बात अपन क्या बोलेंगे, तथा जिन अभिक्रियाओं में, तथा जिन अभिक्रियाओं में डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है, वे संपन्न होती हैं और स्थायी होती हैं, वे स्थायी होती हैं, वे स्थायी होती हैं तथा संपन्न होती हैं, अपन कह सकते हैं स्थायी होती हैं तथा संपन्न होती हैं। अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं उसके बारे में देखते हैं अपन। एग्जाम्पल, अगर मैं एमजीओ की बात करता हूं, एमजीओ, तो एमजीओ में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पूरा अगर मेजरमेंट करें तो डेल्टा एच की वैल्यू होती है लगभग -601.66 किलो कैलोरी पर मोल। और मान लो NaCl के लिए अभी देखा आपने, NaCl किलो कैलोरी नहीं, किलो जूल पर मोल है भाई, ये जूल में है वैल्यू, वहां पर भी वैल्यू नेगेटिव में आती है। अपन ने माइनस क्यू वो कैंसिल आउट करके पॉजिटिव में लाए थे, लेकिन आप माइनस क्यू की जगह डेल्टा एच ले रहे हो तो वो वैल्यू नेगेटिव में आनी है वहां पर भी। तो अपने पास NaCl के लिए वैल्यू अगर जूल में देखें तो -381 किलो जूल पर मोल आती है। तो इसका मतलब ये भी पता है, इस यहाँ माइनस में आ रही है तो ये भी NaCl बनता है, MgO बनता है। लेकिन अगर बात मैं NaCl2 की करता हूं तो वहां पर डेल्टा एच की वैल्यू मेरे पास में 2554 आती है, 0.6 किलो जूल पर मोल, जो कि किस में आ रही है, प्लस में आ रही है, जो कि किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। अगर ये वैल्यू प्लस में आ रही है, इसका कारण ये होता है कि धनात्मक मान होने के कारण, कौन सा मान होने के कारण, धनात्मक मान होने के कारण ये अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाती। कारण
NaCl2 नहीं बनता, ये ध्यान रखना। अभिक्रिया कौन सी है, NaCl2 बनने की, NaCl2 नहीं बनता। हालांकि इसका अपन ओरिजिनल रीजन एस ब्लॉक तत्वों में पढ़ चुके, क्योंकि ये +2 स्टेट में स्टेबल नहीं होता। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखोगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देकर मेरी बात को यहाँ पर पूरा करता हूं। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन मान लो आप, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप लोगों को क्या है, NaI के लिए एनर्जी की वैल्यू दे रखी है अलग अलग, सोडियम आयोडाइड के लिए सब्लिमेशन एनर्जी का मान दे रखा है 25.9, सारी वैल्यू किलो कैलोरी पर मोल में है भाई, 25.9 किलो कैलोरी पर मोल। D/2 अगले ने कह दिया है कि हाफ ही दे रखा है डिसोसिएशन एनर्जी, वो है 25.5 किलो कैलोरी पर मोल। फिर आप लोगों के पास में है आई की वैल्यू अगले ने दे रखी है 118.4 किलो कैलोरी पर मोल। आई के बाद में अगले ने दे रखा है ई यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी वैल्यू है -73.2 किलो कैलोरी पर मोल। और दे रखा है डेल्टा एच, जिसकी वैल्यू है -68.8 किलो कैलोरी पर मोल। ये सारी वैल्यू दे रखी है, समझ में आती है बात। अब यहां से मेरे को क्या निकालना है, यहां से मेरे को लेटिस एनर्जी निकालनी है। तो लेटिस एनर्जी का मेरे पास में फॉर्मूला अभी आया था, -U - S - I -D/2 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये वैल्यू हो गई। और डेल्टा एच अगर आप इस साइड में पॉजिटिव का ले रहे हो तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस डेल्टा एच। तो इन सब का मान आप रखोगे तो अपने पास में आंसर आएगा -U का कितना, 165.4 किलो कैलोरी पर मोल। इन सब का मान रखने पर केवल जोड़ बाकी करनी है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अपने को पूछा जा सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।